हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग झारखंड के भूमि संबंधी कानून को देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं जेपीएससी के सिलेबस का जो भाग ए है, बी सी डी ई एफ और जी है, उससे मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देखें। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के भूमि संबंधी कानून। इस टॉपिक से कुल 12 प्रश्न पूछे जाने हैं, जो कि टोटल 24 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि अभी मैं सबसे पहले सीएनटी एक्ट को पढ़ाऊंगी, देन एसपीटी एक्ट को। तो चलिए हम लोग देखते हैं वैसे पॉइंट को जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। जब अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है, तब उनका आगमन झारखंड में होता है। ठीक है, झारखंड के क्षेत्र में ब्रिटिशों का आगमन कब होता है? तो 1765 ईस्वी में। और वो मालगुजारी की व्यवस्था झारखंड के क्षेत्र में कब करते हैं? तो वो भी 1765 ईस्वी में। सॉरी। इसी क्रम में एक अंग्रेज अधिकारी थे, कैप्टन केमक। उनका आगमन सर्वप्रथम झारखंड में होता है और वो मालगुजारी की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो इनका आगमन कब होता है झारखंड के क्षेत्र में? तो 1769 ईस्वी में, जिसका कि विरोध झारखंड के विभिन्न राजाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें कि प्रमुख है खड़गडिहा, पलामू, छोटा नागपुर और रामगढ़। इन सभी राजाओं के द्वारा कैप्टन केमक का विरोध किया जाता है, किंतु ये असफल हो जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की जो ताकत थी वो इन राजाओं की तुलना में काफ़ी ज़्यादा थी। देन झारखंड यानी कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा राजाओं को कई अधिकार यहाँ के प्राप्त थे। उन्हें प्रशासनिक अधिकार भी प्राप्त था। 1799 ईस्वी तक वे राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर को करते थे। राजस्व भुगतान में यदि कोई राज्य असफल हो जाता था, यदि कोई व्यक्ति असफल हो जाता था, तो उनकी भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, 1765 से लेकर 89 ईस्वी तक जो ब्रिटिश थे वो राजस्व व्यवस्था को अपनी तरीके से स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में सभी जिलों में कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है, जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलकत्ता के अधीन थे। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो मुर्शिदाबाद में बनाया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलकत्ता के अधीन थे ये, और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो मुर्शिदाबाद। और इसकी निगरानी कौन करता था? तो अमील। देन 1793 ईस्वी में जब अस्थाई बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट आता है, तो इसका प्रभाव झारखंड में भी पड़ता है। सर्वप्रथम झारखंड में रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट को लागू किया जाता है। इसके तहत जो व्यक्ति थे, जो जमींदार थे यहाँ के, जब वो मालगुजारी देने में असफल हो जाते थे, लगान देने में असफल हो जाते थे, तो उनकी जो ज़मीन थी उसको नीलाम कर दिया जाता था। और इसी नीलामी के सहारे नए नए जमींदार और जागीरदार झारखंड के क्षेत्र में आए, जो कि मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्र से संबंधित थे। नीलामी से बचने हेतु स्थानीय जमींदारों और जागीरदारों ने कड़ाई से लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। जब ये सब जमींदार झारखंड के क्षेत्र में आए, तो इन्हें भी ऊपर से डर था कि अंग्रेज कहीं इनसे, इनकी जो जागीरदारी थी, जमींदारी थी, ये इनसे छीन न ले। इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ की जो स्थानीय निवासी थे, जो यहाँ स्थानीय जो जमींदार थे और स्थानीय जो किसान थे, उन लोगों से जबरन यहाँ कर वसूली करने लगे, जिससे कि यहाँ के जो आदिवासी थे वे नाराज हुए और उन्होंने एक विद्रोह करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में 1831 से 32 ईस्वी में बुद्धू भगत के नेतृत्व में एक भयावह विद्रोह हुआ, जिसे कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इतना भयावह हुआ कि ब्रिटिश जो थे वो परेशान हो गए और वे कुछ प्रशासनिक सुधार करने की कोशिश किए। 1834 ईस्वी में छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून को लागू किया गया।
देन 1834 ईस्वी में SWFA की स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जा सकता है कि SWFA क्या है, तो साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। इसकी स्थापना की गई 1834 ईस्वी में। इसके तहत छोटा नागपुर के कुछ क्षेत्रों को नन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित किया गया। किसके तहत, तो SWFA SWFA के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, कैप्टन विल्किंसन ने स्थानीय लोगों को कुछ रियायतें देने के लिए 1837 ईस्वी में विल्किंसन रूल लाए, जो कि कुछ समय के लिए तो सफल रहा, किंतु बाद में ये भी असफल हो जाता है। विल्किंसन रूल असफल हो जाता है तो उसके बाद फिर 1854 में फिर से विद्रोह भड़क उठता है। उसके बाद फिर अंग्रेजों द्वारा फिर पुनः प्रयास किया जाता है और भूहारी भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की मंजस भूमि को चिन्हित करने के लिए 1862 ईस्वी में बाबू रखाल दास हल्दर की देखरेख में भूहारी सर्वे शुरू होता है, जो कि 1869 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। तो देख लेते हैं हम लोग कि अंग्रेजों के द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया। तो सबसे पहले छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 ईस्वी में लाया गया। चूँकि ये जो अधिनियम है इसको बनने में बहुत समय लगा था, इसलिए यह असफल हो गया, क्योंकि यहाँ के जो आदिवासी थे उन्हें लगता था कि यह जो अधिनियम है वो अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए लाए हैं। उसके बाद छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूट एक्ट लाया गया। कब आया ये, तो 1879 ईस्वी में। ये भी असफल हो जाता है। तो उसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट 1897 ईस्वी में लाया गया, जो कि मूल रूप से बंगाल के हित के लिए था, जिससे ये भी असफल हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ के जो आदिवासी थे, यहाँ के जनजाति थे, वो परेशान हो जाते हैं और फिर से एक आंदोलन का आगाज होता है, जिसको बिरसा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और यह 1895 ईस्वी में आरंभ हुआ। चूँकि 1900 ईस्वी में बिरसा की मृत्यु हो जाती है, किंतु फिर भी यहाँ के जो आदिवासी थे वो विद्रोह के लिए आतुर थे, इसलिए अंग्रेजों द्वारा पुनः फिर से प्रयास किया जाता है यहाँ के हित के लिए, आदिवासियों के हित के लिए। और 1902 ईस्वी में छोटा नागपुर में मौजावार सर्वे प्रारंभ होता है। इसके अंतर्गत खेवट व खतियान का निर्माण किया गया। ठीक है, खेवट और खतियान का निर्माण सर्वप्रथम किया गया। देन उसके बाद CNT एक्ट 1908 ईस्वी को लाया गया। तो इसके बारे में देखते हैं। CNT एक्ट को बिरसा आंदोलन की परिणति माना जाता है और इसका प्रारूप 1903 ईस्वी को तैयार हुआ और लागू कब हुआ, तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ। और इसे मंजूरी कब मिली, किसके तहत मिली, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत CNT एक्ट को मंजूरी मिली। और उस समय यहाँ के तत्कालीन गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। इसका ब्लूप्रिंट बनकर कब तैयार हुआ, इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया, तो जॉन H. हॉफमैन ने तैयार किया। और इसमें अग्रणीय भूमिका किसकी मानी जाती है, तो मिस्टर लिस्टर की। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो बना उसमें कुल कितने अध्याय हैं, तो इसमें कुल 19 अध्याय हैं, 271 धाराएं हैं एवं 2 अनुसूचियां हैं। इस एक्ट को यानी कि CNT एक्ट 1908 ईस्वी को जो ये एक्ट है उसको जनजातीय का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट है कि इससे भी प्रश्न बन जाता है कि भूमि सर्वेक्षण से संबंधित झारखंड में कौन कौन से सर्वे हुए, तो आंसर है ट्रैवर्स सर्वे, थाकवस्ट सर्वे और कैडस्ट्रल सर्वे। नेक्स्ट है, यह अधिनियम भारत के वायसराय की स्वीकृति से लागू किया गया और इस अधिनियम में संशोधन का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को है। ठीक है, देखते हैं वर्तमान में झारखंड में इसके संशोधन की क्या प्रक्रिया है। तो CNT में संशोधन के लिए प्रस्ताव सर्वप्रथम झारखंड की विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और झारखंड की विधानसभा में जब यह पारित हो जाता है तो यह राज्यपाल को
राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, यानी कि उसे राज्यपाल को भेज दिया जाता है। जब यह राज्यपाल राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर देता है और राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर कर देता है, तो यह जो बिल है वो, यह जो प्रस्ताव है वह विधेयक का रूप ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं CNT एक्ट 1892 की भारतीय परिषद अधिनियम की शक्तियों के आधार पर लागू की गई है। यह अधिनियम, अब देखते हैं यह अधिनियम झारखंड के किन किन क्षेत्रों में लागू है। तो यह अधिनियम वर्तमान में उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में लागू किया गया था तथा ऐसे अधिसूचित क्षेत्र अथवा छावनी क्षेत्र अथवा नगरपालिका क्षेत्र में लागू किया गया है जो बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922 के अधीन हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।